हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल के बहुत से बातें हम कर चुके थे और आज का जो वीडियो है उसमें बहुत ही शानदार जानदार बातें करेंगे। किसके रेस्पेक्टिव करेंगे? पीरियोडिसिटी के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे, यानी आवर्तिता के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे। पहले तो ये आवर्तिता होती क्या है, पीरियोडिसिटी होती क्या, उसके रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ड्यू टू सिमिलर आउटरमोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन। यानी एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स के अंदर आउटर मोस्ट जो सेल होता है उस आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने के कारण, सिमिलर होने के कारण। यहां पर सिमिलर से मेरा मतलब है आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इससे पीछे जो हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसके अंदर मैं आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने के कारण क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में क्या होता है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज में क्या हो जाता है, रिपीटेशन हो जाता है। यानी आउटर मोस्ट जो सेल है आपका संयोजी कोश है, उस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होने के कारण तत्वों के अंदर क्या आ जाती है, एक निश्चित अंतराल के बाद में क्या आ जाती है, गुणों में समानता आ जाती है। और इसी समानता को हम क्या बोलते हैं, आवर्तिता बोलते हैं। आवर्तिता को पढ़ने से पहले हमारे को कुछ बातें हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं जेड इफेक्ट, या इसको कई बार अपन बोल देते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश के नाम से भी अपन जानते हैं। देखिए ये प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है क्या है, उसको अपन देखते हैं इसके अंदर में, इसको समझते हैं अपन। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर ये कोई सेल है, इसके अंदर में यहां पर ये कोई सेल है, ठीक है। ये कौन सी है, आउटर सेल है, और ये कौन सी है, इनर सेल है। यानी ये आपका आंतरिक कोश हो गया और ये आपका कौन सा हो गया, बाहरी कोश हो गया। यहां तक बात आपकी समझ में आई। अब हमने पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है कि इस बाहरी कोश के अंदर में यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक क्या करेगा, ये नाभिक उसको आकर्षित करेगा। यानी यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होने वाला, यानी इसको खींचेगा। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या होता है, जैसे जैसे जो इनर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं अपन, हमने यहां पर क्या कर दिया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। ये इलेक्ट्रॉन फिलअप करने से हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों की यहां पर एक लेयर बन जाती है, यानी एक परत बन जाती है, बन गई परत। अब इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनके बीच में यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा रिपल्शन, प्रतिकर्षण। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अब प्रतिकर्षण लगने से क्या हुआ भाई, प्रतिकर्षण लगने से ये हुआ कि यहां पर जो आकर्षण बल लग रहा था, ये आकर्षण बल अब क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। यानी एक्चुअली में हुआ क्या, ये आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन इलेक्ट्रॉनों ने इसको क्या कर दिया, इसकी क्या कर ली, रक्षा कर ली। यानी इसको क्या दे दिया, प्रोटेक्शन दे दिया। क्या दे दिया, प्रोटेक्शन। और ये जो प्रोटेक्शन दिया है, इसी प्रोटेक्शन को अपन क्या करते हैं, स्पेशल नाम से अपन जानते हैं, और वो स्पेशल नाम है आपका शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो, कर्नेल इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम attraction of nucleus. This protection provided by inner electron is known as shielding effect.
तो इसको अपन क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर, यानी हम बात कर चुके हैं किसके रेस्पेक्टिव, शिल्डिंग इफेक्ट के रेस्पेक्टिव अपन बात कर चुके हैं। यानी शिल्डिंग इफेक्ट जिसको हिंदी में आप बोलते हो परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, सिंपल भाषा में कहूं तो अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों की नाभिकीय आकर्षण बल से रक्षा करना, वो रक्षा करना क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। ठीक है, चलिए इन्होंने परिरक्षण कर लिया, रक्षा कर ली, क्या ये प्रोटेक्ट करने के बाद में क्या ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये अट्रैक्शन खत्म हो जाता तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसको छोड़ा और यूं चला अपनी महबूबा के पास, लेकिन जाने नहीं दिया जाएगा, बाहर इसको नहीं जाने दिया जाएगा। अब भी ये क्या करेगा, अब भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी आफ्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी परिरक्षण प्रभाव के बाद में भी जो नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाया जाता, आकर्षण बल लगाया जाता। या मैं ये कहूं कि परिरक्षण प्रभाव के बाद में इस बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल फील करता है, जो आकर्षण बल यहां पर क्या करता है, महसूस करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं जेड इफेक्ट या प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फील लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। देखो शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के द्वारा कम आकर्षण बल क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यानी अब आकर्षण बल वो कम महसूस कर रहे हैं, लेस अट्रैक्शन फोर्स क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। अब जो अट्रैक्शन फोर्स ये फील कर रहे हैं उसी अट्रैक्शन फोर्स को अपन क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश अपन इसके अंदर में बोल देते हैं। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला है जेड इफेक्ट बराबर जेड माइनस रो। ठीक है, सॉरी सिग्मा ये हो गया इसके अंदर में। जेड यहां पर क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, सिग्मा यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पर NS और NP है तो इसकी वैल्यू होती है 0.35। ठीक है, N-1 यानी आपका आंतरिक कोश है, आंतरिक यानी पेनुमलेट के नाम से जानते हैं, यानी एक छोड़कर जस्ट अंदर वाले की बात अपन कर रहे हैं। चाहे वो S हो, चाहे P हो, चाहे D हो, उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.85। ठीक है, और N-2 है यानी या इसके बाद वाला, यानी N-2 भी हो सकता है और N-3, N-4 कोई सा भी हो सकता है। तो उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कई बार अपन गलती कर जाते हैं, अरे कहीं अगर 1s है, क्या है 1s है, तो उसके लिए इसकी स्पेसिफिक वैल्यू क्या होती है, 0.30 होती है। ये वैल्यूज क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इन वैल्यूज को आपको क्या करना है, लर्न करना अच्छी तरीके से। हमेशा 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 आपको क्या करना है, उनको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसके अंदर हमने जेड इफेक्ट को भी क्लियर कर लिया और आपका जो क्या था परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट, उसको भी हमने कर लिया इसके अंदर में। देखिए इसके अंदर में कुछ ये वैल्यूज है, आप इनको देख सकते हो यहाँ से। देखो इसका ये कितना होता है, जेड इफेक्ट कितना होता है, 1.30, इसका ये होता है। अब यहाँ से यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे अपन जा रहे हैं, तो देखो या तो ये बढ़ सकता है या फिर क्या हो सकता है, कांस्टेंट इसके अंदर में हो सकता है। यहाँ पर इनकी वैल्यू ये क्या होती है, फिक्स होती है। इन वैल्यूज को आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। पहला देखो जेड इफेक्ट को कैसे देखेंगे, जेड यानी आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। ये क्या हो गया, जेड का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। जो भी एटॉमिक नंबर है उसके अंदर आप क्या कर लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए।
तो आपके पास में जेड इफेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया Na प्लस, इसके लिए देखना है। अब इसके लिए देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर तो कितना है, 11 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन देखो टोटल 11 थे, प्लस 1 आ गया, मतलब इसमें से एक चला गया, तो कितने हो गए 10। तो यहाँ पर कितना हो गया 1.1। Na प्लस का जेड इफेक्ट कितना हो गया 1.1 हो गया। इसी तरीके से आपको देखना हो O-2, तो इसका कैसे देखेंगे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 8, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो कितना हो गया 0.8 हो गया। क्या हो गया 0.8 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब उसका जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब इसका जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर करके बता दी है। यहाँ पर देखो 1.1 हो रहा है, और यहाँ से 1 से क्या जा रहा है, ये डाउन में जा रहा है। ठीक है, तो यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आपका जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आपका जेड इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके अंदर में। इसके रेस्पेक्टिव अपन क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ये क्या होती है डियर स्टूडेंट्स। वैसे एटॉमिक रेडियस की बात करूं, मैं सिंपली बात करूं तो इसका मीनिंग वैसे ये होता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट जो सेल है उन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसी डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि किसी एटम की जो एटॉमिक रेडियस होती है उसको डायरेक्टली अपन क्या नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ क्या करते हैं, 2 एटम होते हैं हमारे पास में, क्या होते हैं 2 एटम होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये 2 एटम हो गए। अब इन 2 एटमों के जो न्यूक्लियस होते हैं, इन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी यहां आप देखेंगे, चेक करेंगे, पहला पॉइंट है, उस पहले पॉइंट को देखिए। यहां पर हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिंगल बॉन्डेड एटम, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल बॉन्डेड यानी हमारा एटम क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। एक ये एटम है और ये एक एटम है, दोनों सिंगल बॉन्डेड है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही मैंने यहाँ पर डी ले ली। ठीक है, अब मुझे चाहिए रेडियस, मुझे तो यहाँ से लेकर इतनी तो चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा d/2, यानी इसका मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं, ये दोनों क्या हो सकते हैं, मेटल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मेटल भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर ये बॉन्डेड एटम अगर क्या है, मेटल के एटम है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी हमारी एटॉमिक रेडियस आएगी, उस रेडियस को अपन कौन सी रेडियस बोलेंगे, उस रेडियस को बोलेंगे मेटालिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या अपन बोलेंगे। कौन सी त्रिज्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे धात्विक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या बोलेंगे, धात्विक त्रिज्या। और अगर ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है, जैसे ये और ये ले लिए, अधातु परमाणु है। ठीक है, जैसे ये क्लोरीन हो गया आपका, ये क्लोरीन ले लिया, ये क्लोरीन ले लिया। अब इन दोनों के बीच के अंदर वही फंडा लगाएंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डी का अपन क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक रेडियस आ जाएगी, बट ये और ये दोनों परमाणु क्या थे, अधातु परमाणु थे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो त्रिज्या आई है, वो त्रिज्या कौन सी आ गई, अधात्विक त्रिज्या आ गई। कौन सी आ गई, अधात्विक त्रिज्या आ गई। उसके बाद में एक होती है आपकी वंडरवॉल। कौन सी होती है, वंडरवॉल। देखो ये वंडरवॉल क्या होती है एक्चुअली में, मान लो ये क्लोरीन गैस का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इधर यहाँ पर भी मेरे पास में क्लोरीन गैस का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इसके अंदर में आप देखेंगे, इसके अंदर में ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अगर आप यहाँ से इस डिस्टेंस का आप क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी आर कोवेलेंट। ठीक है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटेलिक रेडियस भी बोल सकते हैं। बट आप
इसके बीच की यहाँ की डिस्टेंस देखते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई डिस्टेंस तो आएगी। गैसेज मॉलिक्यूल के बीच की भी क्या आएगी, कोई ना कोई डिस्टेंस तो आएगी। और दो गैसेज मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर आप इस डिस्टेंस का आप क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक रेडियस आएगी। और इस रेडियस के रेस्पेक्टिव, यानी इसके बारे में किसने बताया था, वॉन डर वाल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। इसी बेस पे इस रेडियस को अपन क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं वॉन डर वाल त्रिज्या। कौन सी, वॉन डर वाल त्रिज्या। यानी अब तक हम तीन त्रिज्याओं के बारे में डिस्कस कर लिया। पहले धात्विक त्रिज्या, अधात्विक त्रिज्या, अधात्विक त्रिज्या को अपन सहसंयोजक त्रिज्या के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। फिर आपकी हो गई वॉन डर वाल त्रिज्या। अगर इनकी लंबाई की बात करूं कि सबसे लंबी कौन सी होगी, कौन सी होगी भाई सबसे लंबी, यहां पर देखो सबसे लंबी होगी वॉन डर वाल, उसके बाद में धात्विक, और उसके बाद में सहसंयोजक यानी नॉन मेटेलिक। ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, कुछ नए कंसेप्ट के साथ चलते हैं। देखिए, इफ टू डिफरेंट एटम्स आर बॉन्डेड विथ ईच अदर देन वी यूज्ड फॉलोइंग इक्वेशन। यानी दो एलिमेंट है आपस में बॉन्डेड है, बट वो क्या है, डिफरेंट है। देखिए अभी अभी हमने जो भी डिस्कस किया यहाँ पर, वो एलिमेंट क्या थे, सेम थे। यानी ये क्लोरीन था तो ये भी क्लोरीन था। पीछे मेटल में बात करूं कि कॉपर है तो दूसरा भी क्या होगा, कॉपर होगा। तो यहाँ पर जो आपके मेटल थे वो क्या थे, सेम थे। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता भाई, कैसा, ये दे दिया HCl, इसके बारे में बात कर सकता है, HBr दे दिया, इनके बारे में बात कर सकता है। यानी यहां पर जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम है, वो बॉन्डेड एटम क्या है, डिफरेंट। तो डिफरेंट है तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं। यानी सिंपली बात करूं तो मैं बोल दूं कि ये तो A है और ये B है, इसके बीच का आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बिटवीन B एंड A इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 डेल्टा EN। बेटा ये डेल्टा EN क्या है, इसी को अपन बोलते हैं विद्युत ऋणता। क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। वैसे विद्युत ऋणता की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, फिर भी आगे अपन एक सेपरेट टॉपिक के ऊपर विद्युत ऋणता पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां आप डिटेल से इसको देख लीजिएगा। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन करते हैं। यहां पर एक तो आपको दिया F2, दूसरा दिया H2, ठीक है, और HF है, उसकी आपको क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन H एंड F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, फिर माइनस 0.09 डेल्टा EN। अब डेल्टा EN देख लेते हैं। देखो यहां पर EN की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, EN की वैल्यू दे रखी है 4 और 2.1। कितनी दे दी आपको, 4 एंड 2.1 दे दी। काफी गर्मी हो रही भाई, हाँ कितनी दे दी, 4 एंड 2.1। चलिए 4 एंड 2.1 है, इसका आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना था, जल्दी करो, 1.9। तो यहां पर तो डिफरेंस हमारे पास में आ गया 0.09 इंटू 1.9, ये कुछ हो गया। अब देखो रेडियस सही है किसकी, हाइड्रोजन की, बट यहां पर आपको क्या दे रखा, हाइड्रोजन का डायमीटर दे रखा। यानी इसका क्या करना है, हाफ करना है, और इसका हाइड्रोजन वाले का आप क्या कीजिए, हाफ कीजिए। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा आई थिंक, या 37 होगा, जो भी है। ये हो गया 37 प्लस इसका हाफ करो, 70 कुछ आएगा, इसमें क्या आ रहा है भाई, 72। तो ये 0.72। इसको आप क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए।
इसको आप क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर इसके अंदर में आ जाएगा। वैसे इसको करोगे तो ऑलमोस्ट आएगा 0.919 एंगस्ट्र। तो कुल मिलाकर इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें आपको गिवन मिलेगी, ठीक है। यहां पर डायमीटर दिया हुआ है तो आप हाफ कर देना, और डायरेक्ट रेडियस दिए तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, चलिए ये इसके रेस्पेक्टिव बात होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर से अपन ये की पॉइंट के रेस्पेक्टिव तो अपन ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आईपीएससी वाले भी ये पिछले लेक्चर में हो गए। चलिए, तो ये हमने किसके रेस्पेक्टिव बात की थी, पीरियोडिसिटी के रेस्पेक्टिव बात की थी, और पीरियोडिसिटी के से रिलेटेड जो जेड इफेक्ट वगैरह है उनसे रिलेटेड अपन बात की थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ गुड लक।